तो हम लोग एक नई क्लास पे बात करना शुरू किए थे और उस क्लास से संबंधित इंट्रोडक्शन पे आपसे बात हो गई थी। वो क्लास जो है एक टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पे हम क्लास की शुरुआत किए थे आपके साथ। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड बोलते हैं शिक्षण एवं शोध अभिक्षमता। शिक्षण एवं शोध अभिक्षमता या अभियोग्यता ये लिखा हुआ आता है, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट है। आप इसे अगर दूसरे लैंग्वेज में लिखना चाहें, जो कि आज आप लोगों के बीच में जिस नाम से ये जाना जाता है वो नाम है इसका यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर, ठीक है। इसी पे हमें बात करनी है। इंट्रोडक्शन में हमने आपसे बात कर लिया था कि कुल कितने यूनिट्स हमको यहाँ पे पढ़ने हैं इस सब्जेक्ट में। इसकी शुरुआत आपको पहली क्लास आज मिल रही है। ये अगले 25 से 30 दिनों तक क्लासेस चलेंगी और इसमें हम पूरे सिलेबस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। हर छोटी बड़ी बातों को आपसे चर्चा की जाएगी। तो देखते हैं 10 यूनिट्स, कल हमने डिस्कस किया था कि 10 यूनिट आपके सिलेबस में रखा गया है शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता में या टीचिंग एवं एंड रिसर्च एप्टीट्यूड में। और उन 10 यूनिट्स पे हम एक एक करके आपसे चर्चा करेंगे। तरीका यही होगा कि आप पेन कॉपी लेकर बैठे और की पॉइंट जो हैं या जो कीवर्ड हैं जिनसे आप आगे बढ़ सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी है और एग्जाम में प्रश्नों को समझने के लिए कीवर्ड की बहुत ज़रूरत पड़ती है, उनके अर्थ को, उनकी मीनिंग को जानने की, ठीक है। तो वो आप ध्यान में रखें। लेक्चर को कंसंट्रेट होकर आप सुनने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। बाकी जो स्टडी मटेरियल आपके पास है उसे आप पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। तो देखते हैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की पहली यूनिट जो है उसमें क्या कहा गया है। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर जो फर्स्ट यूनिट है शिक्षण अभिक्षमता या टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड ये टॉपिक आपके सिलेबस में क्यों रखा गया है? क्योंकि सिलेबस जो है, सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पेपर का वो है ही शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता। यानी शिक्षण, आप सिलेक्शन के बाद आप एक शिक्षक बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, तो टीचिंग स्किल आपको आनी चाहिए। उस टीचिंग स्किल के लिए इस चैप्टर को रखा गया और इसीलिए पहला चैप्टर है आपके, पहली यूनिट है आपके सिलेबस का टीचिंग एप्टीट्यूड। मतलब होगा टीचिंग करने की क्षमता, ठीक है। इसका जो अर्थ होता है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का अर्थ होगा कि टीचिंग करने या पढ़ाने की क्षमता जो होती है वो हम इसमें सीखेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है और उससे पहले देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शिक्षण का मतलब समझ गया। शिक्षण का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है शिक्षा प्रदान करना, ठीक। ध्यान रखिएगा कि शिक्षण का जो शाब्दिक अर्थ है, शिक्षण यानी टीचिंग, इसका शाब्दिक अर्थ होता है शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा प्रदान करना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। शब्दों में अगर आप इसे देखें कि दो शब्दों में हम इसके अर्थ को जान लें तो शिक्षण मतलब मैं पढ़ा रहा हूं आपको, शिक्षा आपको दे रहा हूं, यही है शिक्षण जो मैं कर रहा हूं आपके साथ। शिक्षण का मतलब हो गया शिक्षा प्रदान करना, बस इतना सा आप समझिए। अब अगर प्रदान कर रहा है कोई तो यहाँ दो कारक है। पहला, जो प्रदान कर रहा है, शिक्षा कौन प्रदान कर रहा है? तो जो शिक्षा प्रदान कर रहा है तो कौन प्रदान कर रहा है? अध्यापक होगा कोई, इसे अध्यापक कहते हैं। टीचर, यह एक शब्द आपको मिलेगा। अध्यापक के साथ साथ शिक्षक भी कहते हैं इसी को। देखिए केबीएस मैदान में एक शब्द दे दिया गया, अध्येता। अध्येता दरअसल लर्नर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लर्नर्स मतलब जो सीख रहा है, जो विद्यार्थी है उसके लिए। तो वहाँ आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हमें लगता है कि हर स्टूडेंट उस किताब को पढ़ते हैं, तो ये पहली लाइन में उनके ये मिस्टेक है कि अध्येता को उन्होंने अध्यापक का प्रकार बताया कि अध्यापक को ही अध्येता कहते हैं, लेकिन ये गलत है। अध्येता लर्नर्स को कहते हैं, यानी सीखने वाले को कहते हैं, ठीक है। तो टीचर, अध्यापक या शिक्षक, इन नामों से जाना जाता है। यही है जो शिक्षा क्या कर रहे हैं? प्रदान कर रहे हैं। अब दूसरी बात आती है कि फिर शिक्षा किसको प्रदान की जा रही है? तो जो शिक्षा जिसको प्रदान की जा रही है, जिसको दिया जा रहा है ज्ञान, वो कौन है? तो फिर वो है विद्यार्थी, ठीक। इसी को शिक्षार्थी बोलते हैं, इसी को स्टूडेंट भी आप कहते हैं, इसी को अध्येता भी कहते हैं, ठीक है। ये होता है
शिक्षा प्रदान करना, कौन प्रदान कर रहा है? शिक्षक प्रदान कर रहा है। किसको प्रदान कर रहा है? शिक्षार्थी को प्रदान कर रहा है। यानी शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षण या टीचिंग। ठीक है। अब शिक्षण के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। इनको दो अर्थों में शिक्षण को देखा जाता है कि वो दो अर्थ कौन कौन से हैं। एक तो होता है कि बहुत व्यापक अर्थ है। शिक्षा का मतलब हुआ क्या? सीखना या सिखाना, यही तो हुआ भाई। शिक्षा प्रदान कर रहा है। अब शिक्षा कौन प्रदान कर रहा है? अध्यापक कर रहा है। किसको प्रदान कर रहा है? विद्यार्थी को कर रहा है। लेकिन वो शिक्षा क्या है, वो दो अर्थों में लिया जाता है। पहला तो एक बहुत व्यापक अर्थ होगा। व्यापक अर्थों में शिक्षा क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन यहीं पे बनता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने होंगे ऑप्शन में, और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्यापक अर्थों में शिक्षा का क्षेत्र है या शिक्षा है। शिक्षा मतलब एजुकेशन। तो अगर व्यापक अर्थों में पूछ लिया तो फिर वहां पे आप क्या सही करेंगे? और अगर पूछ लिया कि संकुचित अर्थों में शिक्षा का है या नहीं है, तो फिर आप वहां कंफ्यूज ना हो। इसके लिए आप जरूरी है कि आप जानकारी ले लें कि शिक्षा का व्यापक अर्थों में हम शिक्षा किसे कहेंगे और संकुचित अर्थों में शिक्षा किसे कहेंगे। ठीक है। तो व्यापक अर्थों में अगर देखा जाए तो शिक्षा पूरा संसार, हम संसार से जो कुछ भी सीखते हैं, पूरे संसार से जो कुछ भी सीखते हैं वो क्या है? शिक्षा है। यानी पूरा का पूरा संसार हमारा शिक्षा क्षेत्र है। बचपन से लेकर के और मृत्यु तक, जब तक इस दुनिया में है, हर दिन आप कोई ना कोई चीज़ सीख रहे हैं, वो भी शिक्षा ही है। शिक्षा का मतलब क्या हुआ? सीखना। तो अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं तो वो शिक्षा है व्यापक अर्थों में। व्यापक का मतलब होगा बहुत बड़े अर्थों में देखा जाए तो पूरे अर्थ पे जो कुछ भी आप सीख रहे हैं वो सब क्या है? शिक्षा है। पूरा का पूरा संसार आपका शिक्षा क्षेत्र है, जहाँ से आप कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। जब आप जीवन में किसी भी घटना से आप कुछ सीखते हैं तो वो भी एक शिक्षा ही है। कोई जा रहा है बिना हेलमेट के, एक्सीडेंट हुआ, उसका सिर में चोट है, उसकी डेथ हो गई। अब आपको ज्ञान हो गया कि भैया हेलमेट लगा के चलना है, नहीं तो ऐसे ही परिणाम होगा। तो वहां भी आपने कुछ सीख लिया, यानी एक्सीडेंट से भी आपने कुछ सीखा, वो भी आपके लिए क्या है? शिक्षा है। तो ये व्यापक है, इसकी कोई सीमा नहीं है, आप कहीं से कुछ भी सीख सकते हैं, कोई दायरा नहीं है इसका। तो ये क्या है? ये व्यापक अर्थों में शिक्षा का क्षेत्र है, यानी एजुकेशन है, जो आप बड़े स्तर पे सीखते हैं। ये शिक्षा आमतौर पे समाज से मिलती है, हमें घटनाओं से हम सीखते हैं, बचपन में सीखते हैं, बहुत सारे लोगों से सीखते हैं, कॉन्फ्रेंस में सीख लेते हैं, मूवी देख रहे हैं वहाँ से सीखते हैं, जानवरों को देखकर भी कुछ लोग सीख लेते हैं। तो जो हम अपने आसपास के पूरे पर्यावरण से जो सीखते रहते हैं वो हमारा व्यापक अर्थों में शिक्षा है। लेकिन फिर शिक्षा या एजुकेशन को फिर संकुचित अर्थों में क्या कहा जाएगा? अब अगर बात करें कि इसके दूसरे अर्थ में, इस संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या है? संकुचित अर्थ में शिक्षा, संकुचित अर्थ का मतलब हो गया कि अब आप उस फील्ड में आए जहां आप इस समय हैं। संकुचित का मतलब थोड़ा हो गया ना, छोटे स्तर पे आप देखें कि शिक्षा का एक दायरा होगा। संकुचित जो चीजें होती है उसके कुछ दायरे होते हैं, व्यापक वही होता है जिसका कोई दायरा ना हो। तो जो संकुचित अर्थ में अगर एजुकेशन को देखना है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, नैरो मीनिंग, इसका मतलब हो गया कि अब आपकी जो स्कूल वाली शिक्षा है, शिक्षण संस्थानों में जो शिक्षा दी जाती है, कहाँ? शिक्षण संस्थान। ये शिक्षण संस्थान क्या है भाई? जहाँ से आपने हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, पीजी कर रहे हैं, पीएचडी किए हैं, ये सब क्या है? शिक्षण संस्थान है। इन संस्थानों में आप जाते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसका एक दायरा है निश्चित, उससे बाहर तो आप जाएंगे नहीं। तो शिक्षण संस्थानों में जो शिक्षा दी जाती है उसे संकुचित अर्थों में क्या कहेंगे? शिक्षा है। आज जो वर्तमान में हम आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो एजुकेशन कर रहे हैं, जैसे आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, संस्थान में पढ़ रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है? संकुचित अर्थों में शिक्षा है। व्यापक अर्थों में तो हम इन बंधनों से दूर होकर के सीखते हैं, जब हम अपने आसपास के माहौल से कुछ ना कुछ सीखने लगते हैं। शिक्षण संस्थानों में दी जाती है, इसकी दूसरी विशेषता क्या है? संकुचित अर्थों में जो शिक्षा दी जाती है उसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसका निश्चित अवधि होता है। ये विशेषता आपसे पूछी जाएगी। इसकी दूसरी विशेषता है कि निश्चित अवधि के लिए होती है यह शिक्षा। यानी 2 साल आपने पीजी किया, 3 साल आपने ग्रेजुएशन किया था, 2 साल आपने इंटर किया, 2 साल आपने हाई स्कूल किया, 8 साल तक आप प्राइमरी एजुकेशन में रहे। ये सब क्या है? एक दायरा है कि इसकी अवधि जो है वो सीमित कर दी गई कि इतने साल में आप ये शिक्षा प्राप्त कर लेंगे। एक शिक्षण संस्थानों में निश्चित अवधि में
एक निश्चित पाठ्यक्रम में जो आपको शिक्षा दी जाती है वो क्या है? संकुचित अर्थों में विशिष्ट विषय या निश्चित पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम का मतलब हो गया जो आपका सिलेबस है, सिलेबस वही है पाठ्यक्रम। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ज्योग्राफी से कर रहे हैं या हिस्ट्री से आप कर रहे हैं तो हिस्ट्री का एक सिलेबस है, उसके अलावा आपको समाज शास्त्र नहीं पढ़ाया जाएगा वहाँ पे। यानी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एक निश्चित अवधि में किसी संस्थान द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है उसे संकुचित अर्थों में क्या कहेंगे? संकुचित अर्थों में शिक्षा है। यही विशेषता एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि संकुचित अर्थों में शिक्षा का क्षेत्र है, और ये सारी विशेषताओं में से 2-3 विशेषताएं वहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जब शिक्षा कहीं ना कहीं क्लासरूम में और सिलेबस तक सीमित हो जाए, संकुचन का मतलब होगा सीमित होना, तो जब शिक्षा कहीं ना कहीं क्लासरूम में और एक सिलेबस तक सीमित हो जाए तो वो क्या है? शिक्षा है। किस अर्थ में? संकुचित अर्थ में। लेकिन अगर ये दायरा हट जाए, ना सिलेबस का दायरा रहे, ना क्लासरूम का दायरा रहे और ना ही निश्चित अवधि का दायरा रहे, तो फिर वो व्यापक अर्थों में हो गई शिक्षा। लेकिन सीखेंगे तो जरूर आप किसी न किसी माध्यम से, कुछ ना कुछ आप हर दिन सीखेंगे। तो ये शिक्षा का जो अर्थ है 2 अर्थों में लिया जाता है। एक व्यापक अर्थों में शिक्षा क्या है? पूरे संसार से जो कुछ भी आप सीखते हैं वो आपका पूरा का पूरा व्यापक अर्थों में शिक्षा है। लेकिन जब आप संकुचित अर्थों में बात करते हैं तो आप किसी शिक्षण संस्थान में सीखते हैं, निश्चित अवधि तक आप सीखते हैं और फिर निश्चित पाठ्यक्रम होता है उसका, और इसकी और भी विशेषताएं हैं। जैसे आपको एक मार्कशीट भी दी जाती है, यानी आपने शिक्षा पूर्ण कर लिया है, अब आपको प्रमाण पत्र भी दिया जाता है कि आपने ये कोर्स पूरा कर लिया है। तो इसकी और भी विशेषताएं 1-2 हैं, लेकिन ये जो है बहुत प्रमुख विशेषता, इन तीनों को आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। मानक उपाधि होती है। मानक उपाधि का मतलब जब आप डिग्री जो लेते हैं या आप फाइनली ग्रेजुएट हो गए हैं इस विषय विशेष में, ठीक है, आपका मूल्यांकन होता है। उसके बाद में मूल्यांकन का मतलब होगा परीक्षा जो आप देते हैं। भाई आप 1 साल पढ़ते हैं, सेमेस्टर एग्जाम देते हैं और फिर फाइनल एग्जाम देते हैं, उसके बाद में मूल्यांकन होता है, आपकी लिखित मौखिक परीक्षाएं होती हैं और फिर ये तय किया जाता है कि क्या आप पूर्ण कर चुके हैं अपने कार्य को। अगर कर चुके हैं तो आपको एक मानक उपाधि दे करके विदा किया जाता है, यानी विदाई समारोह भी होता है संस्थानों में। तो ये शिक्षा का अर्थ है जो व्यापक अर्थों में आपने देखा और संकुचित अर्थों में। यहाँ हम 2 बातें सीखे। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने समीप के यानी अपने आसपास के वातावरण के घटक जैसे परिवार है, मित्र है, पड़ोसी है, शिक्षक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राकृतिक घटनाएं हैं, आपदाएं हैं, इन सब से जो कुछ भी सीखता है वो व्यापक अर्थों में शिक्षण है, शिक्षा है। ठीक है। और जो आप स्कूल में जाकर सीखते हैं एक निश्चित टाइम तक सीखते हैं, एक सिलेबस होता है, उसके बाद आपका मूल्यांकन होता है, यानी जो आधुनिक शिक्षा है जिसमें आप अभी सीख रहे हैं ये क्या है? संकुचित अर्थों में शिक्षा है। तो यही शिक्षा आपको प्रदान करना है। हम जो पढ़ रहे हैं मेन सिलेबस हमारा क्या है? व्यापक अर्थों में हमें कुछ नहीं पढ़ना है। अब जितना पढ़ना था यहाँ पे हम पढ़ चुके, अब इसके आगे पूरे के पूरे पेपर में आपको कहीं नहीं पढ़ना, व्यापक अर्थों में कुछ भी नहीं। अब आपको जो फोकस करना है वो संकुचित अर्थों में ही शिक्षा को पढ़ना है, संकुचित अर्थों में ही टीचिंग को पढ़ना है। यहाँ शिक्षण पढ़ाने और पढ़ने का मतलब हो गया कि अब आप संकुचित अर्थों में आप विद्यालयी शिक्षा को देखें। विद्यालय में आप कैसे शिक्षा देंगे, यानी आप कैसे शिक्षण करेंगे, टीचिंग, और एक स्टूडेंट कैसे शिक्षा ग्रहण करेगा, इसी पे ये सिलेबस टिका हुआ है, पूरा का पूरा फर्स्ट पेपर। ठीक है। तो व्यापक अर्थों में आपने जान लिया, लेकिन हमें जो पढ़ना है शिक्षा वो संकुचित अर्थों में पढ़ना है। ठीक, आगे देखते हैं। फिर हमने देखा कि शिक्षण क्या है। शिक्षण मतलब शिक्षा प्रदान करना। तो फिर शिक्षा क्या है? शिक्षा को हम 2 अर्थों में देखें, व्यापक और संकुचित अर्थों में। ठीक, ये हम 2 अर्थों में शिक्षा को देखें। शिक्षा की एक और विशेषता है, शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक भी होती है। ठीक, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक भी होती है। औपचारिक शिक्षा क्या है और अनौपचारिक शिक्षा क्या है, इनकी मीनिंग्स आप जानते रहें। अपने अक्सर बोलचाल की भाषा में आप रेगुलर जो रोजाना के व्यवहारों हैं उसमें आपने देखा होगा, बहुत से लोगों को कहते हुए भी और आपने भी कहा भी होगा और सुना भी होगा कि औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, फॉर्मलिटीज। तो ये फॉर्मलिटीज होती क्या है, औपचारिकताएं क्या हैं? औपचारिकता का मतलब हो गया कि उस किसी भी कार्य को करने के लिए जो नियम होते हैं,
नियम, विधि, परंपरा, कानून, उसके तहत जब कोई कार्य किया जाता है तो उसे कहते हैं औपचारिक रूप से हुआ है। यानी फॉर्मेलिटी निभाना, बहुत से लोगों से आप भी बोले होंगे कि क्या फॉर्मेलिटी निभा रहे हो, तो वो जो फॉर्मेलिटी निभा रहे हो वो औपचारिकता है। आपका कोई बैचमेट है, कल को वो सीनियर ऑफिसर होता है और आप जूनियर ऑफिसर हैं, तो ये ऑफिस में जब आप उसे मिलने जाएंगे तो फिर वहाँ अगर आप सैल्यूट कर रहे हैं उसको, तो ये औपचारिकता है। लेकिन जब आप बाहर कहीं मिलते हैं तो दौड़ करके वैसे मिलते हैं जैसे आप स्कूल लाइफ में मिलते थे, तो ये क्या है, अनौपचारिक मीटिंग है आपकी। यानी जब आप कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं तब वो आपका सीनियर है, तो वहाँ रूल्स हैं कुछ, उस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको सर कहना होगा और सैल्यूट करके आपको बात शुरू करनी होगी, हाथ बांध के खड़े होने होंगे सावधान मुद्रा में, ये औपचारिकता है। लेकिन जब वही दोस्त आपका ऑफिस से बाहर मिलता है तो आप औपचारिक मीटिंग नहीं करते, अनौपचारिक मीटिंग करते हैं, रे बेते करके बात भी करते हैं, एक दो गालियां भी हो जाती हैं और साथ में बैठ के चाय भी पीते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, तो वो अनौपचारिक तरीका है बात करने का। तो शिक्षा भी औपचारिक और अनौपचारिक होती है। औपचारिक शिक्षा क्या है, जो हम शिक्षण संस्थानों में लेते हैं, कहाँ, जो हम शिक्षण संस्थानों में प्राप्त करते हैं, ये औपचारिक शिक्षा है। जैसे आप स्कूल जाते हैं, स्कूल के अपने कुछ रूल्स हैं उनको आप फॉलो करते हैं, टीचर आएंगे क्लास में, आप खड़े होंगे, उनको सम्मान देंगे, इस तरह की औपचारिकताएं आप पूरी करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप सीखने के लिए औपचारिक जो नियम है उनको आप फॉलो कर रहे हैं, औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। लेकिन जब आप स्कूल से घर जाते हैं तो क्या रास्ते में या परिवार में जब कोई आपको कोई चीज़ सिखाता है तो क्या आप वहाँ औपचारिकताएं पूरी करते हैं? वहाँ भी तो आप सीख रहे हैं। यानी जब हम शिक्षा व्यापक अर्थों में समाज से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं, घटनाओं से सीखते हैं, तब हम शिक्षा में औपचारिकताएं नहीं निभाते बल्कि अनौपचारिक रूप से उसको सीख लेते हैं। ये हम अपने मित्रों से सीखते हैं, दोस्तों से, परिवार में सीख लिए, रिश्तेदार आए कुछ सिखा कर चले गए, तो वो अनौपचारिक तरीका है, उसके लिए कोई नियम नहीं है, बसाए और शुरू किए, बोल बाल के निकल लिए, ये अनौपचारिक तरीका है सीखने का। तो शिक्षा औपचारिक होती है जो हमें शिक्षण संस्थानों में मिलती है। ये शिक्षण संस्थान का मतलब आप समझ लीजिए जहाँ पे आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। और जो अनौपचारिक होती है हमें आसपास के माहौल सिखा देते हैं। आसपास से जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, जैसे परिवार है, मित्र हैं, जब इनसे हम कोई चीज़ सीखते हैं, या समुदाय है, समाज है, तो फिर वहाँ कोई औपचारिकता नहीं होती, कोई नियम या कानून नहीं होता है, वहाँ आप ऐसे यूं ही चलते फिरते हालत में सीख लेते हैं, लड़ते झगड़ते सीख लेते हैं, तो वहाँ कोई औपचारिकता नहीं होती है। ये बात समझ में आ गई कि शिक्षा दो तरीके से हो सकती है, व्यापक अर्थों में, संकुचित अर्थों में, उसके बाद दो तरीके से और हो सकती है। कैसे? औपचारिक और अनौपचारिक। तो जब बात आए कि औपचारिक शिक्षा अगर कहीं लिख के आ जाए एग्जाम में कि औपचारिक शिक्षा क्या है, तो वहाँ ऑप्शन अगर आपको मिल जाए कि आप परिवार में बुजुर्गों से आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो वो क्या है, औपचारिक शिक्षा, तो गलत होगा। वहाँ स्कूल जैसा कोई नियम नहीं लागू है घर में, वो अनौपचारिक होगा। या समाज की बात आ जाए कि समाज से जो कुछ भी हम सीखते हैं वो औपचारिक शिक्षा है, नहीं, वो अनौपचारिक होगा। इस तरह से प्रश्न आपके सामने मिल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि शिक्षा जो है वो औपचारिक और अनौपचारिक होती है। अब बात कर लेते हैं कि शिक्षण के, यह यहाँ तक बात हो गई शिक्षा, एजुकेशन क्या है। अब हम फिर लौटते हैं अपने मूल टॉपिक पे, शिक्षण यानी टीचिंग पे, ठीक है। और अब देखते हैं कि शिक्षण की प्रकृति क्या है। शिक्षण यानी टीचिंग, शिक्षण का मतलब हो गया पढ़ाने की प्रक्रिया जो होती है, शिक्षा देने का प्रोसेस या शिक्षा प्रदान करना, ये होता है शिक्षण। तो फिर अब शिक्षण की प्रकृति और इसकी विशेषताओं पे बात कर लेते हैं। शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं, ठीक, ये क्या होती है, इनसे क्वेश्चन बनता है। शिक्षण की जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये शब्द जो विशेषताएं हैं वो थोड़ा सा ना कॉन्सेप्चुअल है इसकी विशेषताएं। तो शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक बौद्धिक गतिविधि है, ये इसकी पहली विशेषता है। शिक्षण एक बौद्धिक गतिविधि है। ये बौद्धिक गतिविधि का मतलब क्या हुआ? देखिए, शिक्षण जो है, टीचिंग या शिक्षण जो मैं कर रहा हूं, एक बौद्धिक विकास की एक प्रक्रिया होती है। बौद्धिक विकास का मतलब हुआ इसका विकास। तो आप समझ रहे होंगे ना किसके विकास की बात कर रहा है। बौद्धिक विकास का अर्थ हो गया इसका विकास हो, आपकी समझ का विकास हो, आपकी सोच का विकास हो। विकास का मतलब उसमें इंप्रूवमेंट, पॉजिटिव आने चाहिए, सकारात्मक वृद्धि होनी चाहिए उसमें।
यानी एक शिक्षण की प्रक्रिया जो शिक्षक कर रहा है, जो टीचर है, उसका बौद्धिक विकास बेहतर होना चाहिए। ये कहना चाहता है ये लाइन कि शिक्षण एक बौद्धिक गतिविधि है, गतिविधि मतलब एक्टिविटी है। इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे शिक्षण का उद्देश्य क्या है, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, ये मैं निर्धारित करूंगा ना। अगर मेरे अंदर इतनी भी समझ नहीं है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसका उद्देश्य निर्धारित कर सकूँ, किस उद्देश्य से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो फिर काहे का शिक्षण। तो शिक्षण का उद्देश्य की स्थापना भी इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। किसका, हमारे बौद्धिक विकास का। ये भी एक गतिविधि में आता है। फिर अगर हम उसके उद्देश्यों की स्थापना कर रहे हैं तो फिर हमारा जो पाठ्यक्रम होगा, जो बच्चों को पढ़ाना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नॉन इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें भी डिजाइन करना होगा हमें। एग्जाम ओरिएंटल पढ़ाना है ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आए और वो उसका लाभ उठा सके। ये बौद्धिक गतिविधि का हिस्सा होगा। बौद्धिक मतलब मेरी खुद की समझ का हिस्सा होगा ये। जब मैंने पढ़ा दिया तो फिर मूल्यांकन भी तो करना होगा। मूल्यांकन का मतलब होगा कि अब आपका आकलन किया जाए कि क्या आपने सीखा या फिर कोई कमी रह गई। अब आपकी परीक्षा ली जाए, तो ये सब कौन करेगा? ये शिक्षण की विशेषता है कि अगर मैं टीचिंग कर रहा हूं तो ये उसमें शामिल होना ही चाहिए। इसके बगैर शिक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। ये बात समझ में आए कि शिक्षण क्या है? शिक्षण एक बौद्धिक गतिविधि है। अब बात करते हैं दूसरी विशेषता की कि शिक्षण क्या है। शिक्षण के दो मूलभूत प्रतिरूप हैं। शिक्षण के प्रतिरूप, प्रतिरूप का मतलब होता है कॉपीज, ठीक, प्रकार कह सकते हैं आप। ये शिक्षण की विशेषता है कि शिक्षण के दो प्रतिरूप मिलते हैं आपको। एक शिक्षा होती है जिसमें टीचर सर्वे सर्वा होता है, जो मैंने कह दिया वो कह दिया, अब स्टूडेंट को उसे फॉलो करना ही है, कोई चांस नहीं है। ये छोटी क्लासेज में अक्सर होता था, खड़े हो जाओ, स्टूडेंट खड़ा हो गया, टेबल पे खड़े हो जाओ, वो बेचारा टेबल पे खड़ा है, कुछ बोल नहीं सकता है। टीचर ने कहा कि कल तुम्हें ये लाना है तो वो उसे लेकर जाना है, चाहे घर पे लड़ाई करे या रोग आके किसी भी तरीके से उस डिमांड को पूरी करनी, क्योंकि उसे वहाँ पे टीचर केंद्र में होता है। इसको क्या बोलते हैं? जहाँ पे टीचर केंद्र में हो शिक्षा व्यवस्था में, उसको क्या बोलेंगे? प्रशिक्षक केंद्रित शिक्षण। यानी जो शिक्षण की प्रक्रिया है, जो टीचिंग है, इसमें मैं सेंटर में हूँ, जो कुछ भी मैं कहूँगा वही करना है आपको। यानी मैं तानाशाही वाली जो प्रकृति होती है ना, कुछ इस तरीके से होती है कि जो विद्यार्थी होता है वो 100% टीचर पे निर्भर होता है। यानी आप 100% मुझ पे निर्भर हो जाएं तो मैं सर्वे सर्वा हो जाऊंगा। तो एक तो होता है कि शिक्षण का एक प्रतिरूप होता है प्रशिक्षक केंद्रित। प्रशिक्षक का मतलब होगा टीचर केंद्रित, ठीक है। ये केंद्र में होता है, यही सर्वे सर्वा होता है। विद्यार्थी इस पे पूरी तरह से निर्भर होते हैं, ठीक है। सीखने के लिए क्या सिखाना है ये मैं डिसाइड करूंगा, कब सिखाना है ये भी मैं डिसाइड करूंगा, क्यों सिखाना है ये भी मैं डिसाइड करूंगा। यानी एक विद्यार्थी को या आपको इसमें कोई भी सजेशन नहीं देना है, कोई सलाह नहीं देना है कि सर मैं ये नहीं ये करूंगा, नहीं, जो मैंने कहा आपको वही करना है। ये होता है प्रशिक्षक केंद्रित शिक्षण। शिक्षण मतलब पढ़ाने की प्रक्रिया, ठीक है। तो एक तरीके, ये आप छोटी क्लासेज में अक्सर देखेंगे, आपके साथ भी हुआ होगा कि टीचर ही सर्वे सर्वा होता है। वो जो बोल दिया वही हमने लिख लिया और वही हमने सबको बता दिया कि सर ने मेरे ये बताया था और मैं वही जानता हूँ, ठीक। तो ये तो होगा प्रशिक्षक केंद्रित एक। अब दूसरा होता है शिक्षार्थी केंद्रित, यानी विद्यार्थी केंद्रित प्रतिरूप। विद्यार्थी केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित में क्या होता है? शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होते हैं। ये बड़ी क्लासेज में होता है, ग्रेजुएशन के बाद होता क्या है, ग्रेजुएशन के बाद में आप जब इच्छा हो आप किताब उठाएं, जाएं, लेक्चर लें, आराम से लेक्चर लेके अपना वापस आ जाएं। वहाँ पे बहुत बंधन नहीं होता, वहाँ टीचर के ऑर्डर्स नहीं होते हैं, वहाँ पे आप स्वतंत्र होते हैं सीखने के लिए। और ये भी दबाव नहीं कि जो टीचर सिखा रहा आप वही सिर्फ सीखो, बिल्कुल दबाव नहीं है। वो होता है शिक्षार्थी केंद्रित, यानी जो विद्यार्थी है वो स्वतंत्र रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकता है, ठीक है। यहाँ कितना ग्रहण करना है और नहीं करना है ये भी कौन डिसाइड करता है? विद्यार्थी डिसाइड करता है। कभी आपने पीजी में जब आप रहे हो या यूजी में जब आप रहे हो तो उस दौरान कभी ऐसा हुआ है कि टीचर ने होमवर्क आपका चेक किया हो और उसके बाद में फिर छड़ी से आप पे वर्षा किया हो उसमें? ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब आप स्वतंत्र हैं शिक्षा सीखने के लिए या फिर स्वतंत्र हैं आप कुछ भी नहीं सीखने के लिए। ये होता है विद्यार्थी केंद्रित। यहाँ विद्यार्थी स्वतंत्र होता है, वो निर्भर नहीं है टीचर पे कि और ना टीचर उस पर अपना एक अधिकार बना के रखा है। ये होता है विद्यार्थी केंद्रित, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। एक शब्द आपको मिलता है पेडागोजी, शिक्षण का विज्ञान, ठीक है। शिक्षण का जो विज्ञान होता है उसको बोलते हैं आंग्ल भाषा में पेडागोजी। कभी कभी ये एग्जाम में आ जाता है।
पेडागोजी, इसको बोलते हैं हिंदी में शिक्षण का विज्ञान, ठीक है, जिसमें शिक्षण के सारे विषयों को, सारे पहलुओं को जिसमें अध्ययन किया जाए उसे बोलते हैं पेडागोजी। ये शब्द आता, ये शब्दावलियाँ हैं, बीच बीच में मैं ऐसे आपको देता रहूँगा, इनको आप ध्यान में रखिएगा। आंग्ल भाषा का ये शब्द है पेडागोजी, और शिक्षण का विज्ञान यानी टीचिंग का विज्ञान, या पढ़ाने या सिखाने का जो प्रक्रिया है उसका पूरा साइंस इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर दो विशेषताएं आपने देख लिया कि शिक्षण एक बौद्धिक गतिविधि है और शिक्षण के दो प्रतिरूप होते हैं, एक तो शिक्षार्थी केंद्रित और दूसरा अध्यापक केंद्रित होता है, जिसमें अध्यापक सर्वे सर्वा होता है और जो विद्यार्थी केंद्रित होता है उसमें विद्यार्थी पूरी तरह से स्वतंत्र होता है सीखने के लिए, ठीक है। ये बड़ी क्लासेज में होता है, विद्यार्थी स्वतंत्र कहाँ होगा, हायर एजुकेशन में होता है, ये आप समझ लिए। अब बात करते हैं शिक्षण के विभिन्न स्तर होते हैं। एक तीसरी विशेषता इसकी है कि जो टीचिंग है या सिखाने की जो प्रक्रिया है इसके विभिन्न स्तर होते हैं, विभिन्न स्तर, इसका मतलब होगा इसके कई लेवल होते हैं। सीखना ऐसे नहीं होता है कि आप एक बार कोई चीज़ देखे अचानक से सीख गए सब कुछ, नहीं, ये पहले होता था, कोई शक्ति मिलती थी जब ज्ञान प्राप्ति होती थी अचानक से, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब सीखने के कुछ लेवल होते हैं और सिखाने के भी कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ स्तर होते हैं, उन स्तरों पे हम बात करते हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। तो देखते हैं कि शिक्षण के जो विभिन्न स्तर होते हैं, ये इसकी विशेषता है, किसकी विशेषता है, शिक्षण की, कि शिक्षण के विभिन्न स्तर होते हैं, ठीक है। तो वो विभिन्न स्तर कौन से हैं, शिक्षण 3 स्तरों पे देखी जाती है। जो शिक्षक होता है या जो टीचर होता है वो 3 स्तर के माध्यम से, 3 तरह से या 3 लेवल पर एक विद्यार्थी को कोई चीज़ सिखाता है। वो 3 स्तर क्या है, यानी मुझे जो ज्ञान देना है, जो विषय वस्तु है हमारी, वो आप तक हम 3 लेवल पे पहुंचाएंगे। पहले स्तर को क्या बोलते हैं, स्मृति स्तर, स्मृति स्तर, ठीक, मतलब मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है प्रस्तावक, प्रस्तावक का मतलब हो गया कि उस विशेष लेवल पर किसने चर्चा किया और कौन उसके ज्ञान, कह सकते हैं आप, जन्मदाता हैं। तो इस स्तर के जो जनक माने जाते हैं या प्रस्तावक हैं, उनका नाम आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये नाम ही आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इस लेवल के जो प्रस्तावक हैं वो हर्बर्ट है, हर्बर्ट, ये नाम आपसे आ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है। स्मृति स्तर पे क्या होता है, ये सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। देखिए, सिखाने की प्रक्रिया टीचिंग है और सीखने की प्रक्रिया क्या है, लर्निंग, अधिगम जिसे आप कहते हैं। यूजीसी में फर्स्ट पेपर में ये शब्द मिलता है, अधिगम मतलब लर्निंग ऑफ प्रोसेस, और शिक्षण मतलब टीचिंग ऑफ प्रोसेस, मतलब शिक्षण टीचिंग करने की प्रक्रिया है और जो अधिगम होता है या वो सीखने की प्रक्रिया होती है। तो पहला लेवल जो होता है टीचिंग और लर्निंग के बीच का होता है, यानी मैं कोई चीज़ आपको दे रहा हूँ और ये प्रारंभिक अवस्था है जिसमें आप कोई चीज़ ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ये विषय, ये खास तौर पे तथ्यों को कंठस्थ करने से संबंधित, कंठस्थ का मतलब यहाँ पे रटने से संबंधित है। पहले आप कुछ फैक्ट्स यहाँ लिखे जाते हैं, उनको आप याद करेंगे, कोशिश करेंगे, बार बार अभ्यास करके आप इन्हें याद करेंगे, चीज़ों को क्या करेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे। तो कहते हैं ना कि कुछ फैक्ट है, इनको आप याद कर लीजिए। ये प्रारंभिक चरण होता है सीखने और सिखाने का, इसी को बोलते हैं क्या, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पहला चरण है ये। यानी शिक्षण यानी मेरे सिखाने की प्रक्रिया और अधिगम यानी आपके सीखने की प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है ये। क्या है, प्रारंभिक चरण। इस चरण में चीज जो तथ्य होते हैं उन तथ्यों को क्या किया जाता है, याद करते हैं। स्मृति मतलब मेमोरी, आपने बहुत ध्यान दिया होगा कि मेमोरी लॉस हो गई मतलब याद करने की क्षमता खो गई, तो ये वही मेमोरी है जो याद करने की क्षमता आपकी बनाए रखती है। तो ये प्रारंभिक अवस्था होता है शिक्षण और अधिगम का, यानी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का, पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया का पहला चरण है स्मृति स्तर। इसके प्रस्तावक हर्बर्ट हैं, ठीक है। याद करने का प्रयास होता है, इसमें कंठस्थ किया जाता है चीज़ों को, और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण होता है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि फिर दूसरा चरण क्या है। अगर यह प्रारंभिक चरण है तो फिर दूसरा चरण होता है अवबोध या ग्रहण शक्ति का क्या, शिक्षण स्तर। जो दूसरा चरण है वो अवबोध, ये शब्द
अवबोध या ग्रहण शक्ति का शिक्षण स्तर, ग्रहण शक्ति का शिक्षण स्तर। ये क्या होता है? जो इसके प्रस्तावक हैं वो आप ध्यान के, इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंग्रेजी में ज्यादा आसान होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। आप खूब बोलते होंगे ना कि उसका अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, किसी की अंडरस्टैंडिंग बहुत खराब है। मतलब चीज़ों को अपने अंदर समझ लेने में, उसको समझने में अवबोध का मतलब होता है समझना किसी चीज़ को। पहले स्तर पे तो आपने तथ्यों को रटा है, अब दूसरे स्तर में क्या करेंगे, अब उनको धीरे धीरे सिंक कराएंगे आप अपने व्यवहारों में। ये होता है कि पहले आप डाटा कलेक्ट कर लें और फिर उस डाटा के व्याख्या करें। ठीक, खाने के बाद डाइजेस्ट करने वाली हालत है ये। जैसे खाना खाने के बाद में डाइजेस्ट करते हैं, तो वैसे स्मृति स्तर पे हम फैक्ट को लेते हैं, रटते हैं और फिर उसको अवबोध वाले लेवल पे जाकर के क्या करते हैं, ग्रहण शक्ति का शिक्षण स्तर है ये, यानी अब अवबोध करेंगे, अब उसको डाइजेस्ट करेंगे अपने अंदर। ठीक है, ये होता है। इसके प्रस्तावक कौन है? मॉरिसन, प्रस्तावक मॉरिसन। नाम पूछा जा सकता है आपसे, इसके आए भी हैं क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, तो ये विषयों को दक्षता प्राप्त करने के लिए एवं उसका सामान्यीकरण की क्षमता को विकसित करना। यहाँ दो शब्द मैंने कहा कि विषयों में दक्षता प्राप्त करना, विषयों में दक्षता मतलब आप जितना खाए हैं पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो जाए। सामान्यीकरण, आपने जो फैक्ट, जो तथ्यों को रटा है, वो तथ्य हैं, उनको आप सामान्य बनाएं, व्याख्या करें, उसके एग्जाम्पल ढूंढें, उनका सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब जो आपके लिए कठिन था, पहले स्तर पे बहुत टफ था, आंकड़े थे, तथ्य था, अब उसको आप सामान्य बनाएं। कैसे बनाएंगे सामान्य? जब आप उसको सिंक कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, तो फिर अब आप उसको एक्सप्लेन करने की स्थिति में है कि अच्छा ये एग्जाम्पल्स के साथ जोड़ करके या किसी घटना के साथ जोड़ करके आप उसे सामान्य बनाएंगे, जनरलाइजेशन करेंगे उसका। ठीक है, तो ये तथ्यों को ना सिर्फ याद रखना बल्कि उन्हें समझना भी सिखाता है। क्या करता है? तथ्यों को सिर्फ याद ही नहीं रखना है बल्कि उनका क्या करना है, उनको समझना भी है। तो इसकी दूसरी विशेषता आप कह सकते हैं कि तथ्यों को समझना भी है। समझना, या ऐसे लिखें, याद रखना प्लस समझना, ये इसकी विशेषता होगी। किसकी? अवबोध की। जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है, तो कंठस्थ करने के बाद में किसी चीज़ को, फिर आप उसको अब सामान्यीकरण किए हैं, उसको समझ लिए हैं। तो अब आता है इसका तीसरा चरण, चिंतन या विमर्शी शिक्षण स्तर। चिंतन या विमर्शी शिक्षण स्तर। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव का मतलब ये होगा कि अब जब आपने जो चीज़ सीखा है, जो समझा है, जो आपने कंठस्थ किया, याद किया, फिर उसको समझा है, उसके बाद में अब क्या करेंगे? चिंतन करेंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे। इसके जो प्रस्तावक हैं वो हंट हैं। प्रस्तावक का मतलब जनक। ठीक, हंट महोदय थे, उन्होंने ही। तो अब इसमें चिंतन करना है, आपको विचार करना है, सोचना है, क्या है, कैसे है, क्यों है, समस्याएं हैं तो सॉल्व करना है। यानी जब आपके पास तथ्य होते हैं, फैक्ट होते हैं, और जब उन फैक्ट और तथ्यों को आप समझ लेते हैं कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ, तब आप विचार करने बैठते हैं। ठीक है, तो ये शिक्षण का क्या है? उच्चतम स्तर होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये शिक्षण का उच्चतम स्तर है। ठीक, ये समस्या केंद्रित दृष्टिकोण रखता है, समस्या केंद्रित होता है, समस्या केंद्रित दृष्टिकोण। इस स्तर पे जब आप होते हैं तो क्या करते हैं? आप समस्या को सॉल्व करते हैं, समस्या केंद्र में होती है। अब उसको सॉल्व करने के लिए आप विचार कर रहे हैं, आप चिंतन मनन कर रहे हैं। तो ये आपके बहुत मतलब बौद्धिक स्थिति का सबसे हायर लेवल आपको ये दिखाता है कि आप किसी समस्या के बारे में उसका हल ढूंढने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं या चिंतन मनन कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए छात्र अनुसंधान भी करते हैं, शोध भी करते हैं इसी स्तर पे आके। जो आपका जो रिसर्च होता है वो रिसर्च पहले दो स्तर पे नहीं है, वो दो स्तर तो आधार हैं।
अब रिसर्च में भी हम आपको पढ़ाएंगे कि आप पहले आंकड़े इकट्ठा करते हैं, फिर आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं आप, उसके बाद में आप जाकर के क्या करते हैं, किसी समस्या के समाधान के लिए कुछ कल्पनाएं करते हैं। तो ये शोध भी किया जा सकता है, अनुसंधान या रिसर्च भी आप कर सकते हैं इस स्तर पे। यही वो स्तर होता है जहां आपकी सोचने समझने की क्षमता सबसे उच्च होती है। तो शिक्षण की ये विशेषता है कि वो 3 स्तर में पूरी की जाती है। ध्यान रहे, टीचिंग की बात कर रहे हैं हम। टीचिंग प्रक्रिया में ये 3 स्तर होता है। जब कोई टीचर आपको पढ़ाए, जब आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो सीखने और सिखाने ये दोनों प्रक्रिया आपस में मिलती हैं। भाई मेरे और आपके बीच में एक रिलेशन है, वो है क्या, एजुकेशन। यानी मैं शिक्षा दे रहा हूँ, आप ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारे बीच में जो प्रक्रिया है वो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या होगा, तथ्यों को याद करना होगा आपको। जैसे मैं आपको डिलीवर किया हूँ, अब इतनी जो जानकारी मैंने आपको दिया, अब आप इसे लिखेंगे पहले, फिर याद करेंगे। याद करने के बाद में क्या करेंगे, आप समझेंगे कि सही में ये जो बातें हैं उच्च स्तर है, समस्या केंद्रित है, इन पे आप थोड़ा सा समझेंगे इसको कि ये बातें किस हद तक आप समझ पा रहे हैं, और अपने अंदर इसको उतारेंगे। फिर आप इस पर क्या करेंगे, कोई और नई विशेषता ढूंढने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि क्या इसमें कोई और समस्या आ रही है। तो जब आप रिसर्च करने की स्थिति में आ जाएं तो वो तीसरा स्तर होगा। ये आपको भी करना है, ये हमको भी करना है। यानी शिक्षण और जो टीचिंग है और जो लर्निंग है, सीखने और सिखाने दोनों के लिए, दोनों प्रक्रियाओं के लिए ये आवश्यक होता है। ये 3 स्तर होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फिर अगली विशेषता की, कि जो शिक्षण होता है यानी जो टीचिंग होती है वो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के अनुसार होती है। मैंने कहा ना कि हम संकुचित अर्थों में यहाँ शिक्षा को पढ़ेंगे। तो जो शिक्षण होता है वो पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग होता है, ऐसे नहीं कुछ भी। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस ही तो पढ़ा रहा हूँ। तो अगली विशेषता, जो अगली विशेषता है वो है शिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। शिक्षण पाठ्यचर्या, एक शब्द ये भी मिलेगा आपको, एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होता है, पाठ्यक्रम के अनुसार होता है, ठीक है। अब ये पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम क्या है ये भी जानना जरूरी नहीं। जो शिक्षण होता है उसके लिए कोई पाठ्यक्रम होगा या कोई पाठ्यचर्या भी होगा। पाठ्यचर्या का मतलब होता है सर्कुलम, ठीक है, और पाठ्यक्रम का मतलब सिलेबस, ये आप जानते हैं। तो क्या होता है ये, इस पे हम बात करते हैं। तो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का अर्थ जान लेते हैं। पाठ्यचर्या का मतलब होगा कि जो शिक्षक होता है वो आपसे, आपके बीच में बैठ करके क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, संसाधन क्या होंगे, आपकी ज़रूरतें क्या हैं और हम कहाँ से उन ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा किया जाए अगर एक, तो वो पाठ्यचर्या। पाठ है मतलब पाठ्यक्रम, जो आपको देना है, हमें जो पढ़ाना है। चर्या का मतलब आप जानते हैं कि चर्चा। तो इसका सामान्य अर्थ यही होता है कि जो शिक्षार्थी या विद्यार्थी और एक शिक्षण सामग्री वो होती है जो टीचिंग के दौरान हम प्रयोग में लाते हैं। कॉपी, पेन, पेंसिल, कलम, बोर्ड, ये सारी चीज़ें क्या है, सामग्री है। मोबाइल है, लैपटॉप है, किताबें हैं, ये सब शिक्षण सामग्री है, ठीक है। और जो शिक्षार्थी है यानी विद्यार्थी, और जो टीचिंग के दौरान जो हमें सामान चाहिए, जो संसाधन चाहिए, उसके बीच में क्या है, उसके बीच का एक एक्टिविटी है या क्रियाकलाप है पाठ्यचर्या। यानी इसके तहत होता क्या है कि मूल्यांकन प्रक्रिया कैसे की जाएगी, इन सब विषयों पर बात की जाती है इसमें। इससे अध्यापक ये स्पष्ट कर पाता है कि उसे अपने बच्चों को या स्टूडेंट्स को क्या करना है, क्या पढ़ाना है, उसके मानक कैसे होंगे, उनको कितने डिसिप्लिन की ज़रूरत है, इन सब को वो निर्धारित कर पाता है। पाठ्यचर्या करने से, चर्चा करने से बच्चों की जो असलियत होती है कि वो कितने पानी में हैं, उसी हिसाब से उनको ट्रीट किया जाए। बहुत शरारती हैं या फिर वो बहुत सीरियस हैं या कमज़ोर हैं या बहुत टैलेंटेड हैं, इस तरह की चीज़ें भी अनुमान लगा ली जाती हैं इस दौरान। और ये पता करने के बाद में फिर ये निर्धारित करना आसान हो जाता है कि हमें कैसी रणनीति बनानी चाहिए अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसमें ये शिक्षक जो होता है यही तय करता है। पाठ्यक्रम जो सिलेबस होता है, सिलेबस आपका क्या होता है, जो क्लास में जो स्टडी है, क्लास स्टडी के लिए
जो मटेरियल्स होता है कि 1 साल में 2 साल में जो आपका सिलेबस डिज़ाइन किया जाए वो सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको पढ़ा दिया जाए, बल्कि एक निर्धारित रूपरेखा होनी चाहिए जो आपको पढ़ना है। वो कौन तय करता है? वो एक अध्यापक तय करता है, टीचर तय करता है कि हमें अपने स्टूडेंट के लिए क्या पाठ्यक्रम रखना चाहिए। तो ये पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम है। इसमें बस इतना अंतर है कि पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम को निर्धारित करने की पहली प्रक्रिया है। जब आप पाठ्यचर्या कर लेते हैं अपने विद्यार्थियों और जो सामग्री आपके पास है उसके बीच में जब आप चर्चा कर लेते हैं तो फिर ये निर्धारित कर लेते हैं कि अब इनको कैसे ट्रीट करना है, कैसे पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है। तो जब ये पता चल जाए कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, तो वही तो है पाठ्यक्रम। ये अब आप पाठ्यक्रम निर्धारित करेंगे, यानी सिलेबस निर्धारित करेंगे और फिर उस सिलेबस को आप पढ़ाएंगे बच्चों को। ठीक है। तो शिक्षक जो होता है, अध्यापक, उसे क्या पढ़ाना है ये कौन तय करता है? पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम, यानी सिलेबस या फिर सर्कुलम। लेकिन कैसे पढ़ाना है इसके लिए नियम होते हैं। भाई एक विद्यालय का कुछ नियम होगा, उन नियमों के तहत रह के पढ़ाना होगा। सुबह इतने से इतने बजे तक ही पढ़ाना होगा, टाइम टेबल आपका होगा, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना होगा आपको, किस टाइम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है नहीं। तो इसके लिए क्या होता है? एक अनुदेश होता है, एक गाइडलाइन होती है कॉलेज की या स्कूल की, उसके तहत ये निर्धारित होता है। पाठ्यचर्या के अंतर्गत जब हम आप चर्चा करेंगे आपके साथ, तो फिर आपके अंदर पाठ्यक्रम या सिलेबस पे बात नहीं हो रही है, बल्कि क्या हो रहा है? अब आप एक कौशल सीख रहे हैं। कौशल का मतलब होता है कि आपके अंदर एक स्किल हो रही है। किस तरह की स्किल? ब्रॉड माइंडेड, यानी बहुत दूर तक सोचने की और कई विषयों को सोच करके एक निष्कर्ष पर पहुंचने की विद्यार्थियों में क्या है? क्षमता डेवलप होती है। जैसे कि मैं यूजीसी के पूरे सिलेबस पे आपसे आमने सामने बात करूं, डिस्कस करूं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या रणनीति होनी चाहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और मैं क्या दे सकता हूं आपको। तो फिर आप में भी तो ये सोचने की क्षमता बढ़ेगी कि अगर किसी और विषय पे आपको रणनीति तय करनी हो तो आप अपने जूनियर्स के साथ बैठ के रणनीति बना सकते हैं या सीनियर्स के साथ बैठ के बना सकते हैं। तो आपके अंदर एक स्किल्स डेवलप हुई कि आप ग्रुप में बैठ करके किसी एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम लेकर के। ठीक है। अब इससे क्या होगा? ये बातचीत करने से, अब एक टीचर आपके बीच में आए, बातचीत करने लगे आप लोगों के साथ, तो आप देखेंगे कि आपका भी कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है। कम्युनिकेशन मतलब आप अपनी बातों को जब कहने लगते हैं अध्यापक के सामने, तो फिर आप सोचते हैं कि थोड़ा सा क्रमबद्ध तरीके से और अच्छे से कहूँ, जिससे कि सर प्रभावित हो जाए। यानी जो बातें आप बस ऐसे रफली बोलने में एक्सपर्ट हैं, उस बात के लिए भी आप अच्छे शब्द ढूंढने लगते हैं। तो ये आपके अंदर कौशल ही तो है, स्किल्स ही तो डेवलप हो रहे हैं। संचार कौशल है, यानी कम्युनिकेशन स्किल है आपकी। तो पाठ्यचर्या से एक विद्यार्थी के अंदर स्किल्स डेवलप होता है। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में कुछ अंतर होते हैं, उनको देख लेते हैं। ये इधर पाठ्यचर्या है और इधर पाठ्यक्रम है। पाठ्यचर्या जो पाठ्यक्रम होता है वो किसके लिए होता है? वो विषय के लिए होता है, सब्जेक्ट का सिलेबस होता है। तो पाठ्यक्रम किसके लिए होता है? विषय के लिए। ये अंतर आप ध्यान में रखिएगा 2-4। ठीक है। और पाठ्यचर्या कोर्स के लिए होता है। अब कोर्स और विषय में क्या अंतर होता है? जो आपका कोर्स होता है, जैसे आपने देखा होगा कि किसी फील्ड में 2 साल का कोर्स है, 1 वर्ष का कोर्स है। कोर्स का मतलब वो सभी पाठ्यक्रम जो आपको उस टाइम पीरियड के तहत पढ़ने हैं। जैसे बीए का कोर्स, एमए का कोर्स है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, कई सब्जेक्ट सीखने होते हैं, कई तरह के स्किल्स आपको सीखने होते हैं। तो वो पूरा का पूरा एक क्या है? कोर्स बन जाता है। कोर्स में बहुत सारे विषय और बहुत सारे बातें आती हैं जिनको आपको सीखना रहता है। लेकिन सिलेबस में उस कोर्स का छोटा रूप, उस कोर्स को पूरी तरह से आप 2-4 भागों में बांट दें, तो फिर आप देखेंगे कि एक एक विषय अगर अलग हो रहा है तो वो हर विषय अपने आप में क्या बन रहा है? पाठ्यक्रम बन रहा है। ठीक है। तो विषय और कोर्स दोनों अलग चीज़ होती है। कोर्स एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और विषय उसका छोटा है। ठीक। दूसरी चीज़, दूसरा जो अंतर होता है कि जो पाठ्यक्रम होता है वो संकुचित होता है, मतलब छोटा होता है, और जो पाठ्यचर्या होता है वो क्या है? विस्तृत होता है, और ये संकुचित। कैसे? मैंने बताया ना कि जो, अब जैसे कोर्स को ही ले लो तो कोर्स क्या है? बड़ा है, उसका एक छोटा सा हिस्सा विषय बनता है, सब्जेक्ट बनता है। आप हाई स्कूल कोई इंजीनियरिंग में आप जाएंगे तो वहाँ पे कोर्स की ज़्यादा बातें आपको मिलती हैं। एकेडमिक पे ऐसे बीए एमए में तो कोर्स शब्द बहुत कम इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो अक्सर आप सुनते हैं 3 महीने 4 महीने का कोर्स पूरा करना है। कंप्यूटर में भी कोर्स आपको मिल जाता है एक शब्द, तो वहाँ आपको कई सारे पार्ट उसके सीखने होते हैं, तो वो होता है कोर्स। लेकिन जब आप उसके पाठ्यक्रम पे आएंगे तो हर कोर्स के कई पाठ्यक्रम हो सकते हैं, कई विषय वस्तु हो सकती है, उन सब को सीखना अलग अलग वो पाठ्यक्रम हो जाता है।
तो जो पाठ्यक्रम होता है वो संकुचित होता है, बहुत ब्रॉड नहीं होता है। एक सब्जेक्ट का एक ही पाठ्यक्रम हो सकता है। जैसे यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का 10 यूनिट ये पाठ्यक्रम है जो आपको पढ़ना है। लेकिन पूरे यूजीसी नेट की बात करें अगर, तो ये अपने आप में क्या हो गया, बड़ा हो गया, कोर्स हो गया, क्योंकि उसमें फिर आपका एक सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है और एक फर्स्ट पेपर भी पढ़ना है। तो ये क्या होगा, कोर्स हो गया। लेकिन अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम आपका अलग है, जो भी विषय आपका हो, और यूजीसी फर्स्ट पेपर जो होगा, फर्स्ट पेपर का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस अलग होगा। ये अंतर आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब जो कोर्स होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम का क्या है, एक निश्चित अवधि होती है, एक निश्चित अवधि होती है। निश्चित अवधि का मतलब कि अगर आपने कोई सब्जेक्ट से आप एमए कर रहे हैं तो फिर 2 साल में आप फाइनल कर लेंगे उस विषय से एमए। ऐसा तो है नहीं कि अब उसमें आपको बहुत ज़्यादा समय देना है। आमतौर पे क्या होता है कि जो पाठ्यक्रम होता है वो 1 वर्ष 2 वर्ष का ही होता है, इससे ज़्यादा चलता नहीं है सब आपका सिलेबस। और लेकिन जो पाठ्यचर्या होती है, जब तक कोर्स समाप्त ना हो जाए तब तक ये काम होगा, ठीक। एक निश्चित अवधि होती है लेकिन इसका कोर्स समाप्ति तक, तो इसकी अवधि है वो कोर्स समाप्ति तक। भाई आप पूरा कोर्स करा दीजिए, जैसे आप कोचिंग में जाते हैं, कहते हैं सर कोर्स पूरा कराएंगे ना, तो कोचिंग वाले अगर जब तक कोर्स पूरा नहीं होगा तब तक वो पढ़ाएंगे, चाहे वो 1.5 साल का बोल करके 2 साल भी पढ़ाते हैं, 3 साल भी, 2.5 साल भी चलता है। तो ये जो कोर्स पूरा कराते हैं आप, वो यही कोर्स है। लेकिन जब आप स्कूल में होते हैं और वहाँ पे जब आप पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं तो एक सब्जेक्ट का एक निश्चित टाइम है, उतने टाइम में वो सब्जेक्ट सिलेबस आपका खत्म होता है। अगर सिलेबस नहीं पढ़ा के नहीं खत्म हुआ लेकिन आपको डिग्री देने की स्थिति में आ जाते हैं, जैसे एमए का जो भी सिलेबस है उसे 2 साल में पढ़ा दिया जाएगा, भले आपको पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन 2 साल बाद आपके पास प्रमाण पत्र आ जाएगा कि आप एमए कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक। लेकिन जब आप कोर्स कंप्लीट करने जाते हैं तो वहाँ आप 2 साल के बजाय 2.5 साल भी लेते हैं, क्योंकि कोर्स स्किल्ड फोकस होता है, ठीक है। तो ये अंतर होता है। कुछ और भी अंतर हैं, जैसे कोर्स जो पाठ्यक्रम होता है वो विभिन्न अध्यापकों के लिए अलग अलग होता है, विभिन्न अध्यापकों के लिए अलग अलग होगा। जैसे ज्योग्राफी के सर अलग हैं, पॉलिटी के सर अलग हैं, इकोनॉमी के सर अलग हैं, यानी हर पाठ्यक्रम के लिए, हर सिलेबस के लिए कोई दूसरा अध्यापक है, ठीक है। लेकिन जो पाठ्यचर्या होती है, पाठ्यचर्या हर जो भी पूरा का पूरा जो कोर्स होता है उस पर कोई एक ही खड़ा होता है और सारी बातें आपको स्पष्ट कर देता है, पूरे कोर्स के बारे में वो जानकारी दे देंगे। फिर कोर्स के अंदर जो सिलेबस है उस सिलेबस पे अलग अलग आपको टीचर गाइड करेंगे। तो क्या होता है, सभी अध्यापकों के लिए जो कोर्स होता है वो एक समान होता है। सभी अध्यापकों के लिए एक समान होता है। नहीं, कोर्स जो होगा उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग होगा, कोर्स सबके लिए एक होगा, बाकी बाद में वो अलग डिवाइड होगा और अलग अलग जब पाठ्यक्रम निर्धारित हो जाएगा तो फिर जो जिसका स्पेशलिस्ट होगा वो उसे शिक्षण प्रक्रिया में वो शामिल करेगा। जैसे मैं अगर फर्स्ट पेपर पढ़ा रहा हूँ तो फिर जब बात कोर्स की आएगी तो अब यहाँ पे अगर 2 टीचर और होते, जो कोई इकोनॉमी पढ़ा रहा होता, कोई कुछ और पढ़ा रहा होता, तो फिर ये होता कि भाई सब लोग मिल करके, कोर्स तो सबके लिए वही है, यूजीसी नेट क्वालिफाई कराना है, लेकिन अलग अलग पाठ्यक्रम अलग अलग अध्यापक पढ़ाएंगे आपको। ये बेसिक अंतर ध्यान में रखिएगा। तो अब शिक्षण की अगली विशेषता पे बात करते हैं। शिक्षण का वातावरण गतिशील होता है, ये इसकी अगली विशेषता है कि जो शिक्षण का वातावरण है वो गतिशील होता है। गतिशीलता जो है उसकी विशेषता है, शिक्षण का वातावरण गतिशील होता है। वातावरण, शिक्षण यानी टीचिंग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना, टीचिंग। और इसका मूल जो इसके मूल में, टीचिंग में जो सबसे मूल बात है वो यह है संचार। आपसे हम बात कर रहे हैं, आपको अगर कोई चीज़ सिखा रहे हैं, एक टीचर स्टूडेंट को कोई चीज़ पढ़ा रहा है तो फिर वो क्या कर रहा है, संचार कर रहा है ना। संचार का मतलब अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचाना ही क्या है, संचार है, कम्युनिकेशन, ठीक है। जो कि क्या है, संचार भी अपने आप में एक गतिशील है, ये भी स्थिर नहीं रहता है, बल्कि समय अनुसार और स्थान और समय के अनुसार ये चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है। अब ये समय और स्थान, अगर संचार बदल रहा है तो फिर शिक्षण की प्रक्रिया में भी गतिशीलता आएगी। ये भी कुछ दूसरे तरीके से, आज किसी और रूप में पढ़ रहे हैं, कल किसी और रूप में पढ़ेंगे।
पहले हम जंगल में बैठ के पढ़ते थे, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे, फिर स्कूल में पढ़ने लगे और अब कंप्यूटर में पढ़ने लगे। तो ये जो शिक्षण है ना, ये गतिशील है, इसकी प्रक्रिया पूरी की पूरी कभी स्थिर नहीं हो सकती है, बल्कि ये चेंज होता रहेगा समय अनुसार, लेकिन रहेगा शिक्षण ही, ठीक है। बस इसका जो आज जिस हालत में पढ़ रहे हैं ये तौर तरीका बदल सकता है। इसी को कहेंगे कि शिक्षण यानी पढ़ाने की जो प्रक्रिया या टीचिंग जो है वो परिवर्तनशील है या गतिशील प्रक्रिया है, ठीक है। एक शब्द और आता है, शिक्षण में जो चर होते हैं, चर या ध्रुव, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। शिक्षण वातावरण में जो चर, ये जो वातावरण है, वातावरण का मतलब आसपास का माहौल कह सकते हैं, या पूरे शिक्षण प्रक्रिया का जो पूरा अपना एक सिस्टम बनता है वो होता है वातावरण। इस वातावरण में कौन होते हैं? इसमें जो 3 तरह के चर होते हैं, चर का मतलब होता है ध्रुव, ठीक है, वेरिएबल्स जो होते हैं। तो जो शिक्षण वातावरण होता है वो त्रिध्रुवीय होता है। शिक्षण वातावरण यानी इस टीचिंग का पूरा कार्य जो है वो किन 3 लोगों के बीच में चलेगा, एक शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा कौन होगा। यानी अगर तीनों ये नहीं मिलेंगे, ये अगर त्रिध्रुवीय है, त्रिध्रुवीय यानी इसमें 3 चर होंगे, चर का मतलब 3 पोल होंगे, और उन तीनों को मिला करके क्या होगा, टीचिंग की प्रक्रिया पूरी होगी। यानी पढ़ाने के लिए 3 एलिमेंट्स होने जरूरी हैं, 3 पर्सन होना जरूरी है। एक तो टीचर हो गया जो पढ़ा रहा है, जो सिखा रहा है, एक हो गया शिक्षक, और दूसरा हो गया शिक्षार्थी। यानी शिक्षक, शिक्षार्थी, अब तीसरा कौन होगा? भाई इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, तो क्या है, शिक्षा ही होगा ना। भाई मैं आपको क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो एक तो कारक मैं हो गया शिक्षण में, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं एक कारक हो गया, या आप एक चर कह सकते हैं, चर मतलब वेरिएबल्स। आपको सिखा रहा हूं तो शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो किनके बीच में बंधी हुई है, यही यहाँ पर आपको सीखना है। तो शिक्षक द्वारा शिक्षा किसको दी जा रही है, शिक्षार्थी या विद्यार्थी को। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, लेकिन इनके बीच में एक फैक्टर और है जिसके ना होने से शिक्षण यानी टीचिंग पूरा नहीं हो रहा है। भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप वहाँ बैठे हैं, क्या हमारे बीच में टीचिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई? नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में एक चीज़ और है, वो है पाठ्यक्रम। अगर हमारे बीच में सिलेबस नहीं होगा तो फिर मैं क्या पढ़ाऊंगा और आप क्या पढ़ेंगे। तो यही 3 चर होते हैं जो शिक्षण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, यानी टीचिंग का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं इन्हीं तीनों चरों के माध्यम से। अब इनका एक नाम भी है अपना, स्वतंत्र चर। शिक्षक को क्या बोलते हैं? स्वतंत्र, स्वतंत्र चर। ठीक, ये शैक्षिक प्रक्रिया का यानी जो सिखाने की प्रक्रिया है उसका आधारभूत होता है, आधारभूत तत्व होता है, यानी मेन सस्पेक्ट ये है, यही मुख्य है। अगर टीचर ही ना हो तो काहे का पाठ्यक्रम और क्या शिक्षार्थी क्या सीखेगा और क्या कौन सिखाएगा, तो ये दोनों बेकार हो जाएंगे। लेकिन अगर शिक्षक है तो अब जिस शिक्षक पे या टीचर पे स्टूडेंट की तो चलती नहीं है और ना पाठ्यक्रम की चलती है, वो स्वतंत्र है, यानी उसी पे निर्भर है। कौन निर्भर है? विद्यार्थी यानी शिक्षार्थी। तो इसको क्या बोलेंगे? आश्रित चर, यानी ये इस पे आश्रित है। किस पर? ये टीचर पे आश्रित है। ये हो गया आश्रित चर। इसके बगैर भी टीचिंग की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। भाई जब स्टूडेंट ही नहीं है तो मैं किसे पढ़ाऊंगा? अगर स्टूडेंट ही नहीं है तो मैं किसे पढ़ाऊंगा? तो टीचिंग की प्रक्रिया इस चर के बगैर भी नहीं हो सकती है। और तीसरा चर क्या होता है? पाठ्यक्रम, जिसको बोलते हैं हस्तक्षेप चर। इसका जो नाम है वो हस्तक्षेप चर है। ये इंपॉर्टेंट नाम है ये भी। ये क्या है? विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना है और क्या सिखाना है, ये इसी पे बात करता है। इन्हीं सभी बातों का निर्धारण किससे होता है? पाठ्यक्रम से होता है। अगर ये 3 चर, ये 3 फैक्टर एक साथ मिल जाए तो शिक्षण की यानी टीचिंग की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। अगर इसमें से कोई एक गायब है तो टीचिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी एक विशेषता है। ये सभी चर एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। ये इनसे जुड़ा है, ये इनसे जुड़ा है, फिर ये इनसे जुड़ा है, ये इनसे जुड़ा, यानी ये सब एक दूसरे से क्या है? इंटरलिंकेज हैं, कनेक्टेड हैं, और इनके बगैर इनमें से कोई एक मिसिंग हो जाए तो टीचिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। ये चर याद रखिएगा कि किन्हें क्या कहते हैं। शिक्षक को स्वतंत्र चर। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र है, इस पर किसी की चल नहीं रही है।
ये सब पे भारी है। लेकिन शिक्षार्थी जो आश्रित है, किस पे आश्रित है भाई? ये सीखने के लिए किस पे आश्रित होगा, किस पे निर्भर होगा? टीचर पे ही तो निर्भर है। तो ये आश्रित चर कहा जाएगा, कौन? विद्यार्थी जो है। लेकिन हस्तक्षेप चर बीच में पाठ्यक्रम है, क्योंकि जो पाठ्यक्रम है उसी को तो हमें डिलीवर करना है अब तक, और उसी को आपको सीखना है। तो हमारे और आपके बीच में जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है? पाठ्यक्रम। तो ये हो गया चर। अब अगली विशेषता जो है, शिक्षण एक समव्यवसाय या वृत्ति है। ये समव्यवसाय या वृत्ति कैसे है? समव्यवसाय का जो अर्थ होता है वो ये कि एक शिक्षण तो पहले ही, टीचिंग अपने आप में ही एक व्यवसाय है कि नहीं भाई? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी तो व्यवसाय ही है। आज देख रहे हैं कि एजुकेशन बहुत बड़े मार्केट बन गई है कि नहीं? तो ये भी एक व्यवसाय है। टीचर बनना भी तो व्यवसाय ही है। स्कूल खोलना, टीचर बनना, कॉलेज बनाना, ये सब भी व्यवसाय ही है। आप कोचिंग में पढ़ते हैं, फीस देते हैं, तो जो कोचिंग है वो क्या है? व्यवसाय ही तो कर रही है। शिक्षा का व्यवसाय कर रही है, टीचिंग का व्यवसाय कर रही है। तो ये एक ऐसा व्यवसाय है जो दूसरे व्यवसायों को क्या कर रहा है? संभव बनाते हैं। कैसे? शिक्षण दूसरे व्यवसायों को भी संभव बनाते हैं। भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं तो व्यवसाय कर रहा हूँ, लेकिन आप पढ़ के नेट क्वालिफाइड होंगे, या फिर शिक्षण आप जाते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने, तो एक तो व्यवसाय वहाँ चल रहा है, उस व्यवसाय का आप हिस्सा बने, आपने पेमेंट किया और आप पढ़ाई किए। शिक्षण हुआ आपके साथ, आप शिक्षा ग्रहण किए और बाद में एक इंजीनियर बन के निकले और आप भी एक पैसा कमा रहे हैं ठीक ठाक और बढ़िया सी जॉब कर रहे हैं। तो आप भी तो कोई व्यवसाय करेंगे। तो आपके व्यवसाय को कौन संभव बना रहा है? ये शिक्षण संभव बना रहा है। अगर आप पढ़ाई न किए होते तो आप काहे के इंजीनियर होते? तो ये दूसरे व्यवसायों को भी क्या करते हैं? संभव बनाते हैं। यही समव्यवसाय है। यानी टीचिंग जो है ये खुद भी एक व्यवसाय है और ये दूसरे व्यवसायों को भी संभव बनाते हैं। जैसे इंजीनियर है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अधिवक्ता, ये सब क्या करते हैं भाई? ये सब भी तो कहीं पढ़े हैं ना, और पढ़ने के बाद भी ये बिजनेसमैन बने हैं। आप जॉब कर रहे हैं, आप डॉक्टर बने हो, तो डॉक्टर भी तो आप पढ़ के बने हो ना। तो एक टीचिंग की प्रक्रिया में आपने देखा कि टीचिंग एक व्यवसाय है और जो दूसरे व्यवसायों को भी आधार प्रदान करता है उनके लिए, तो इसलिए ये सम व्यवसाय, व्यवसाय तो है ही लेकिन एक और व्यवसाय को ये जन्म दे रहा है। तो इसकी विशेषता में ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो शिक्षण है वो एक क्या है? सम व्यवसाय या वृत्ति है। ठीक है। अब व्यवसाय ये किस लिए है आप देखेंगे, जैसे कि आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, बीएड है, एमएड है, ये सब क्या है? ये सब कोर्सेज हैं। आप यहाँ पे जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और फिर प्रवेश पाने के लिए पाठ्यक्रम होता है, आप उन्हें स्टडी करते हैं और फिर आप उसमें एनरोल होते हैं। फिर वहाँ से निकल करके आप भी एक टीचर बनते हैं, आप भी कोई दूसरा व्यवसाय शुरू करते हैं। तो ये दूसरे व्यवसायों को संभव बनाने वाला व्यवसाय है। ठीक है। अगली विशेषता है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। यानी टीचिंग करना ये विज्ञान के साथ साथ कला भी है। विज्ञान के साथ साथ कला भी है। तो विज्ञान के साथ साथ कला कैसे है? देखिए, टीचिंग काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस पे भी निर्भर करता है। तो शिक्षण अनुभवों पर आधारित होता है, अनुभव पर। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ रटें और फिर डिलीवर कर दें, नहीं, प्रैक्टिस भी उसके लिए होती है, उसके लिए एक्सपीरियंस भी होता है। तो टीचिंग अगर आप कर रहे हैं तो टीचिंग क्या है? अनुभव पर आधारित होता है और इसलिए ये क्या है? अनुभव एक कलात्मक गुण है। अनुभव कैसा गुण है? टीचिंग अनुभव पर आधारित है, इसलिए ये क्या है? कला है। यानी अनुभव किसी व्यक्ति का, वो उसकी अपनी कला है ना। बहुत सारे लोग कलाकार जो होते हैं, क्या होता है कि सब कलाकारी कर नहीं पाते हैं भाई। अब पढ़े लिखे जानकारी तो बहुत सी होगी बहुत से लोगों को, लेकिन क्या हर कोई एक सफल टीचर बन पाता है? अच्छे से प्रभावी तरीके से टीचिंग कर पाता है? नहीं कर पाता है। तो वो भी, ये भी एक कला है। पढ़ाना भी अपने आप में क्या है? एक कला है। लेकिन शिक्षण में नियोजन है। नियोजन मतलब प्लानिंग होती है, योजनाएं होती हैं इसमें मूल्यांकन होता है शिक्षण प्रक्रिया में। यानी टीचिंग प्रोसेस में आपका मूल्यांकन होता है, क्रमबद्धता पाई जाती है। अब ऐसा नहीं है कि आज मैं फर्स्ट यूनिट पढ़ा रहा हूँ तो दो क्लास इसमें दूँ तो एक क्लास जा करके लास्ट वाले यूनिट में दे दूँ, तो ये नहीं होगा। शुरुआत किया है तो इस चैप्टर को कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी हम अगली यूनिट पे आ सकते हैं। यानी क्रमबद्धता भी इसमें है। और विज्ञान की परिभाषा क्या है?
विज्ञान यही तो कहता है ना कि जो चीज़ें क्रमबद्ध रूप से हमें कहीं पे मिल रही हैं, सिस्टमैटिक ढंग से मिल रही हैं, अगर चीज़ें एकदम व्यवस्थित हैं तो वो क्या है, विज्ञान होगा। अगर चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं तो वो विज्ञान नहीं कही जाएंगी। यानी नॉलेज को एक जगह पे ला के उनको क्रमबद्ध करना, एक सीक्वेंस में व्यवस्थित करना, ये विज्ञान कहता है। तो अनुभव पे आधारित है शिक्षा, इसलिए क्या है, कला है। लेकिन शिक्षा में क्रमबद्धता पाई जाती है, शिक्षण में, यानी एक सिलेबस को ठीक से शुरू से अंत तक पढ़ाना है। शिक्षण में क्रमबद्धता के साथ साथ में नियोजन होता है, प्लानिंग पाई जाती है। भाई बिना नियोजन के, बिना प्लान किए तो आपको नहीं पढ़ाया जा सकता है, पूरे सिलेबस को प्लान करना पड़ेगा। इसमें मूल्यांकन होता है, समय समय पे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वजह से ये क्या है, ये विज्ञान है। ठीक, तो शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है। ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ये एक विशेषता पूछा गया था कि शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है। ठीक है, शिक्षण की अगली विशेषता पे अगर बात करें, सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रक्रिया है। अब ये सामाजिक प्रक्रिया कैसे है और व्यावसायिक प्रक्रिया कैसे है? तो शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया कैसे है और व्यावसायिक प्रक्रिया कैसे है? सामाजिक प्रक्रिया इसलिए है कि समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं को ये पूरा किया जाता है शिक्षण के माध्यम से। यानी टीचिंग के माध्यम से जो सोसाइटी की या समाज की जो शैक्षिक ज़रूरतें हैं, जैसे डॉक्टर देना है, इंजीनियर देना है, ठीक है, और भी विशेषताएं हैं जो समाज को, साक्षरता दर जो होती है उससे आप देखेंगे कि बहुत सारे फैक्टर प्रभावित होते हैं। विकास करना है, समाज की ज़रूरत है कि जो तर्क बुद्धि का विकास होना चाहिए लोगों में। इन सब, ये सब क्या है, समाज की ज़रूरतें हैं कि समाज पढ़ा लिखा होना चाहिए, वहाँ शिक्षा का होना जरूरी है। ठीक है, अंधविश्वासों को दूर किया जा सकता है शिक्षा से। तो आपके जो मूलभूत विकास है, जो डेवलपमेंट है, सामाजिक विकास है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इस वजह से ये क्या है, सामाजिक है। अब व्यवसायिक ये क्यों है? व्यक्ति द्वारा अपनी आजीविका का साधन बनाया जाता है। भाई मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मेरी आजीविका ये, आप पढ़ करके इंजीनियर बनेंगे, आपकी भी आजीविका चलेगी इससे। तो शिक्षण यानी टीचिंग इसके लिए भी ज़रूरी है कि अगर आप कोई व्यवसाय या कोई अपनी ज़रूरतों को पूरी करनी है, तो अगर आपके पास नॉलेज है, जानकारी है, तो फिर आप उसका इस्तेमाल करके अपनी आजीविका चला सकते हैं। तो ये इसकी एक विशेषता है कि शिक्षण यानी टीचिंग क्या है, सामाजिक और व्यावसायिक प्रक्रिया है। टीचिंग से समाज की ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं और टीचिंग से आपकी खुद की भी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। ठीक है, इसकी अगली विशेषता क्या है कि शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया है। एक शब्द और मिलता है, उपचारात्मक। शिक्षण क्या है, उपचारात्मक प्रक्रिया है। उपचारात्मक प्रक्रिया का मतलब हो गया, इस शब्द से जो अर्थ है वो यह है कि विद्यार्थियों के बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका उपचार आपको करना है। जो शिक्षार्थियों की कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को दूर करना ही उपचारात्मक प्रक्रिया के तहत आएगा। ठीक है, अब ये सतत प्रक्रिया भी है, शिक्षण सतत प्रक्रिया भी है, ये लगातार चलता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ आप देखते रहते हैं कि शिक्षण क्या है, सतत प्रक्रिया भी है। शिक्षण सतत प्रक्रिया है, वो इसलिए कि विद्यार्थी जीवन भर नए कौशल, ज्ञान, क्षमताओं या अपने अनुभवों से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इस सेंस में इसको कहा गया कि शिक्षण क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, ये थी विशेषताएं शिक्षण की। आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे।